इस वक्त इंटरनेशनल स्टेज पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। साउथ अफ्रीका इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुका है। जेनोसाइड के मामले में जेनोसाइड का केस बनाकर गया है साउथ अफ्रीका कि इजराइल जो भी कर रहा है गजा में वो एक जेनोसाइड है। जेनोसाइड का आपको पता है उसका क्या मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक कत्लेआम लोगों का, मासूम लोगों का। इस हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग में वाक़या है नेदरलैंड्स में, वहां पर हेयरिंग्स का आगाज हो गया है और इजराइल के खिलाफ जेनोसाइड का जो केस है वो शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी कुछ डिटेल्स कि ये केस कितना लंबा चल सकता है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या फैसला आ सकता है। साउथ अफ्रीका किस तरह इसको कंटेस्ट करेगा और इजराइल किस तरह इसको चैलेंज करेगा। साउथ अफ्रीका ने 29 दिसंबर को ये केस फाइल किया है इजराइल के खिलाफ और उन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस जेनोसाइड कन्वेंशन, उसके मुताबिक ये इस केस को फाइल किया है। 1948 में ये कन्वेंशन साइन की गई थी, जेनोसाइड कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस के अंदर। इसको इन दोनों कंट्रीज ने साइन किया हुआ है और जेनोसाइड के हवाले से किसी भी केस का आईसीजे में जाना इसके लिए जरूरी है कि दोनों पार्टीज ने इस कन्वेंशन पर साइन किया हो और इजराइल और साउथ अफ्रीका दोनों ने साइन किया हुआ है। और इन दोनों की एक हिस्ट्री है। अगर साउथ अफ्रीका की देखें, वहां पर भी रेसिज्म बहुत ज्यादा थी और नेल्सन मंडेला वहां पर एक बहुत बड़े लीडर बनकर उभरे थे जिन्होंने इस रेसिज्म के अगेंस्ट आवाज उठाई थी। तो बहुत से लोग इस हवाले से साउथ अफ्रीका को दाद दे रहे हैं कि उन्होंने अपना जो उनके एक लेजेंड थे उनके अहकामात की पासदारी की है और इजराइल के खिलाफ अब ये गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। और इजराइल की बात करें तो उसकी क्रिएशन में उनका भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था कि देखो जी, हमारे साथ भी जेनोसाइड हुआ है, बहुत से लोगों का कत्लेआम हुआ था यूरोप में, तो इस वजह से जी वो जान बचाकर आए थे यहाँ पर। तो दोनों कंट्रीज का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जुल्म सितम की एक दास्तान है जिसकी वजह से दोनों ने साइन किया हुआ है इस पर। साउथ अफ्रीका का यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये है कि इजराइल यहाँ पर बहुत से लोगों को बेजा कत्ल कर रहा है, जिसमें बहुत से बच्चे भी शामिल हैं, बहुत से बेगुनाह लोग शामिल हैं, औरतें शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है और बहुत से लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को ब्लॉक किया जा रहा है, उनकी तरफ फूड और मेडिसिन नहीं पहुंचने दी जा रही। द किलिंग ऑफ सिविलियंस इन लार्ज नंबर्स, ये है साउथ अफ्रीका का मुद्दा। और इसमें उन्होंने इजरायली ऑफिशियल्स की जो इंसाइटिंग स्टेटमेंट्स हैं वो भी पेश की हैं कि किस तरह वो मामले को एस्केलेट करवा रहे हैं, वो फ़लस्तीनियों को डीह्यूमनाइज कर रहे हैं, वो कोई रहमदिली नहीं दिखा रहे। ये सब चीज़ें इस जेनोसाइड के अमल में आती हैं। और किस तरह हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को तबाह किया जा रहा है और वहाँ पर ज़ख्मी बच्चे और जिस तरह उनकी आहो पुकार है, ये सब चीज़ें उन्होंने पेश की हैं कोर्ट में। इजराइल इन सारी बातों को डिनाई कर रहा है और वो इस केस को स्ट्रांगली लड़ने का इरादा रखता है और उन्होंने कहा है कि हम अपने दिफा में ये सब कुछ कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस की पहली हेयरिंग 11 जनवरी को स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें जजेस ने दलाइल सुनना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से साउथ अफ्रीका ने एक स्पेशल इमरजेंसी रिक्वेस्ट डाली है आईसीजे में कि वो इजराइल को ऑर्डर करें कि गजा से वो निकल जाएं और अपनी रिलेंटलेस बॉम्बिंग खत्म कर दें। यही तरीकाकार देखा गया कि आईसीजे में जब भी कोई कंट्री किसी के खिलाफ जाता है तो वो सबसे पहले एक एडहॉक, एक स्पेशल इमरजेंसी रिक्वेस्ट डालता है कि आप थोड़े दिन के लिए ये वाला ऑर्डर कर दें, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि इस तरह जो भी इस तरह के केसेस होते हैं उनका जो फाइनल डिसीजन है उसमें आने में कई साल लग जाते हैं। कई सालों का ये प्रोसेस होता है, जिसमें हमने पहले भी देखा है कि म्यांमार वगैरह में जो जेनोसाइड के केसेस हैं वो भी अभी लटके हुए हैं, 2018-19 से चल रहे हैं और अभी उनका कोई फैसला नहीं आया। इसीलिए साउथ अफ्रीका ने कहा है कि जेनोसाइड का फैसला जब भी आए, अभी आप एक स्पेशल ऑर्डर इनको दें ताकि इजराइल अपनी कार्रवाइयां बंद करे आज के दिन से। और इस हवाले से आईसीजे एक इंटरिम ऑर्डर जारी कर भी सकता है। इसकी जो रीसेंट एग्जांपल हमें मिलती है, जब रूस ने चढ़ाई की थी यूक्रेन पर, तो उस वक्त यूक्रेन गया था आईसीजे में और उन्होंने कहा था कि रशिया की जो मिलिट्री कैंपेन है उसको रोका जाए। और 16 मार्च 2022 को, यानी कि रशियन इन्वेजन के चंद दिन बाद ही, आईसीजे ने ऑर्डर दिया था कि रशिया अपनी मिलिट्री कैंपेन यूक्रेन के अंदर बंद कर दे। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका के लिए एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और वो ये कि जो रशिया यूक्रेन वाला मामला था वहाँ पर तो यूक्रेन दोनों पार्टीज
प्रॉपर कंट्रीज थी जिन्होंने साइन किया हुआ था उस कन्वेंशन पर। यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। साउथ अफ्रीका मतलब फ़लस्तीन का पार्ट नहीं है। तो फ़लस्तीन में अगर बात करें तो जो इजराइल की जिससे लड़ाई है वो है हमास, और हमास की कोई लीगल उनकी स्टैंडिंग नहीं है आलमी फोरम्स पर, बल्कि वेस्ट तो उन्हें एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करता है। इसलिए यहाँ पर शायद आईसीजे रशिया वाला ऑर्डर यहाँ पर ना दे कि जी इजराइल फौरन अपनी मिलिट्री कैंपेन को रोके, क्योंकि दूसरी तरफ वो हमास को ये ऑर्डर नहीं कर सकते कि वो अपने एक्शंस को रोकें, क्योंकि हमास कोई ऑफिशियल एंटिटी नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक पॉसिबिलिटी ये है कि आईसीजे इजराइल को ये कहे कि आप अपनी जो बमबारी है, जो अपनी रिलेंटलेस कैंपेन है, उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रेंट शो करें, यानी थोड़ा सा हथौला रखें। अब इस हवाले से जजेस की बात करें तो आईसीजे में एक 15 जजों का पैनल होता है जो कि डिफरेंट कंट्री से जिनका ताल्लुक होता है, और उनको स्ट्रिक्टली ये कहा जाता है कि वो अपने डिसीजन में न्यूट्रल रहें। इसमें आप देख सकते हैं लिस्ट। इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं इन जजेस की, वो उनका ताल्लुक यूएस से है, वाइस प्रेसिडेंट रशिया से हैं, फिर चाइना से एक जज हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जमैका, जापान, लेबनान, मोरक्को, स्लोवाकिया, सोमालिया और युगांडा। ये 15 ममालिक के जज इस वक्त आईसीजे पैनल में बैठे हुए हैं, यानी पूरी दुनिया से जजेस शामिल किए जाते हैं, और किसी एक कंट्री से 2 जज शामिल नहीं हो सकते, और जो अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो अपनी कंट्री की साइड नहीं ले सकते, मतलब न्यूट्रल जजेस। और इस हवाले से जब 2 मुल्कों के दरमियान डिस्प्यूट आ जाता है तो वो अपने अपने जजेस अपॉइंट कर सकते हैं, एड हॉक जजेस, यानी कि आर्जी तौर पर जजेस जो कि उस डिसीजन में इन्वॉल्व हों, उस बेंच का हिस्सा बने। और आयरॉनिक बात यह है कि इजराइल ने जिस जज को नॉमिनेट किया है इस पैनल में शामिल होने के लिए, वो खुद एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं। सबसे पहले तो आईसीजे का पैनल ये डिसाइड करेगा क्या उनके पास ज्यूरिसडिक्शन है भी कि नहीं कि वो इस केस को सुन सकते हैं। ज्यूरिसडिक्शन तब इस्टेब्लिश होती है जब दोनों कंट्रीज जो उस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं वो इस बेंच को तस्लीम करें, वो इस कोर्ट की पावर को माने। और जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि साउथ अफ्रीका और इजराइल दोनों जो जेनोसाइड कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस का, उसका पार्ट हैं, और उन्होंने ये ट्रीटी साइन की हुई है। और इस हवाले से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इजराइल इस बेंच की ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज करेगा कि वो ये केस नहीं सुन सकते, और रशिया ने भी यही किया था यूक्रेन वाले मामले में। यहाँ पर इजराइल के पास रशिया से ज़्यादा एज इसलिए होगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें, क्योंकि इजराइल ये कहेगा कि आप दूसरी पार्टी को भी कहें ना कि वो जंगबंदी करे, और दूसरी पार्टी है हमास जो कि एक लेजिटिमेट या ऑफिशियल एंटिटी नहीं है। तो इसी वजह से ऐन मुमकिन है कि इजराइल को इस तरह का ऑर्डर ना मिले जहाँ पर ये कोर्ट इजराइल को कहे कि आप अपनी कार्रवाइयाँ रोकें। पहली बात यह कि एड हॉक ऑर्डर का मिलना भी बहुत मुश्किल है, जो स्पेशल ऑर्डर होता है जो कि साउथ अफ्रीका ने कहा है, और दूसरा ये कि जो लॉन्ग टर्म जो फैसला है उसका भी अभी नहीं पता कि वो कब तक आएगा, क्योंकि पिछले केसेस भी अभी तक फंसे हुए हैं। इस हवाले से ओआईसी ने काफ़ी तारीफ की है साउथ अफ्रीका की कि उन्होंने इस केस को प्रिपेयर किया है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक लेके गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इवन अगर इसमें इजराइल के अगेंस्ट फैसला नहीं भी आता तो ये एक बहुत बड़ी जीत है उन फोर्सेस की जो कि इजराइल को एज अ एग्रेसर देख रही हैं। तो इसलिए उनके ख्याल में इजराइल आलमी सतह पर एक्सपोज होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की हेडलाइंस लगेंगी कि इजराइल एक जेनोसाइड केस में मुलव्विस है। मतलब साउथ अफ्रीका का इस केस को आलमी अदालत में लेकर जाना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि अब उसकी हेयरिंग्स भी स्टार्ट हो गई हैं और इजराइल पर सख्त सवालात उठ रहे हैं। और अगर कुछ साल बाद इजराइल के ख़िलाफ़ फैसला आ भी जाता है तो ये अपील के काबिल नहीं होगा। ये आईसीजे का रूल है कि यहाँ पर जो फैसले होते हैं वो लीगली बाइंड होते हैं और वो आखिरी फैसला होता है, उसको अपील भी नहीं कर सकता। लेकिन आईसीजे के पास ये पावर नहीं है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करवा सके। तो फिर क्या होगा, इम्प्लीमेंट इस सूरत हाल में होगा कि जब वही केस जो केस करने वाली पार्टी है वो उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएगी और वहाँ पर यूएनएससी में कौन बैठा हुआ है, इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका बहादुर ने उसको वीटो कर देना है। तो इसी तरह इजराइल के खिलाफ जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है इस फैसले की नहीं होगी मोस्ट प्रॉबेबली, क्योंकि अमेरिका बहादुर बैठा हुआ है पीछे इजराइल के। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में इसको वीटो कर देना कि जी इजराइल अपनी मिलिट्री कैंपेन नहीं रोकेगा अगर आईसीजे ये फैसला दे भी दे। यानी फैसले के बाद अगर इजराइल इसको कंप्लाई नहीं भी करता तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
इसकी इम्प्लीमेंटेशन तभी होगी जब सारे मेंबर्स राजी हों कि जी इजराइल अपनी मिलिट्री कैंपेन को बंद करे। तो एज अ परमानेंट मेंबर वहां पर यूएस इजराइल का साथ देगा और इसको वीटो कर देगा। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिसीजन शायद साउथ अफ्रीका के फेवर में ना आए, लेकिन इनका आलमी अदालत जाना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इजराइल के मुंह पर तमाचा है कि पूरी दुनिया में ये मज़ीद रुस्वा होंगे और मज़ीद एक्सपोज होंगे जो इन्होंने एक्शंस किए हैं गज़ा के अंदर। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप इन प्रोसीडिंग्स को कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में। क्या इजराइल के खिलाफ कोई फैसला आ सकता है या इवन कोई इंटरिम डिसीजन दे सकती है आईसीजे इजराइल को कि अपनी मिलिट्री कैंपेन को रोके? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।